चलिए बैठ जाइए। ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए हम शुरू करते हैं। आईज आर यूजलेस व्हेन माइंड इज ब्लाइंड। आईज आर यूजलेस व्हेन माइंड इज ब्लाइंड। तो अगर मस्तिष्क ही बंद है, कुछ आपको सोच ही नहीं रहे, तो जो कुछ आंखें देखती हैं तो क्या फायदा उसका। तो जो कुछ अगर देखा जाए तो उसका आप मनन चिंतन करके अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें, तभी तो यूजफुल है। नहीं तो एक अंधा व्यक्ति और एक जिसका माइंड ही अंधा हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो माइंड, आईज आर यूजलेस व्हेन माइंड इज ब्लाइंड। तो मस्तिष्क का उपयोग जरूर करें। आ रहा है ना? देख लेना एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? आवाज देख लीजिए, आवाज भी ठीक है, आवाज भी आ रही होगी, कोई बात नहीं। चले, हम आज थोड़ा जल्दी आ गए, कोई बात नहीं। अभी हम आज एक्चुअली अभी 1 यूनिट का थोड़ा सा बाकी रह गया, आज मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। 11 बजे मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए मैं सोचा चलो समय को यूटिलाइज कर लिया जाए। आप लोग तो ऐसे भी 9 बजे आ ही जाते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि डीजीटी के मेन जो कोर्सेज हैं क्या क्या होते हैं, कैसे चलते हैं। एनएसटीआई डब्ल्यू और आरडीएसडी, और पीछे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एटीआई था, एटीआई, ईपीआई, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाईटेक, एमआईटीआई। तो वो सब चले आ रहे थे 1977 से, सब 2018 में ख़त्म होके अब केवल एनएसटीआई और एनएसटीआई डब्ल्यू रह गए। और आरडीएटी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आरडीएटी का जो काम है वो जो भी डायरेक्टर उस स्टेट के होंगे, जिन्हें आरडीएमएसडीई कहा जाता है, उनका दायित्व होता है। अब डीजीटी के जितने अदर कोर्सेस हैं, अनेक तरह की स्कीमें होती हैं, एटलीस्ट वो आपको जानना चाहिए। कम से कम नाम तो पता हो, कभी कोई पूछ दे कि क्या स्कीम है, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अक्सर ये आता है। तो अदर स्कीम ऑफ द डीजीटी, अदर स्कीम ऑफ डीजीटी। तो क्या क्या इसमें स्कीम है वो हम जस्ट मैं एक बार लिख देता हूं, और थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सभी स्कीम का आपको दे दूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर 1 समाप्त करें। तो अपग्रेडेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ 1396 आईटीआई, ये स्कीम का नाम ही था, 1396 आईटीआई, अपग्रेडेशन ऑफ 1396 आईटीआई। अपग्रेडेशन का मतलब होता है उन्नयन। यानी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स को अपडेट करना। नमस्कार, हाँ एक बार देख लें, इन्होंने लगा दिया है, कोई नहीं। तो उन्हें अपडेट करना और उसका उन्नयन करना। तो अपग्रेडेशन ऑफ 1396 आईटीआई, 1396 आईटीआई का उन्नयन करना। दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई टू एमआईटीआई। कल मैंने बताया था एमआईटीआई मतलब मॉडल आईटीआई। तो कुछ आईटीआईज को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड करना, कुछ आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया गया है समय समय पर। अभी भी ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी है या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ असिस्टेंस मिलता है।
स्किल स्कीम फॉर पॉलिटेक्निक। तो कुछ पॉलिटेक्निक के लिए स्किल स्कीम शुरू की गई थी, अभी भी चलती हैं। तो पॉलिटेक्निक की कुछ स्किल स्कीम्स हैं, क्या क्या स्कीम है उनको हम देखेंगे। तो पॉलिटेक्निक की कुछ स्कीमें हैं। स्किल स्कीम फॉर पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक के लिए कौशल की कुछ योजनाएं, पॉलिटेक्निक के लिए कौशल की कुछ योजनाएं, पॉलिटेक्निक के लिए कौशल की कुछ योजनाएं। चौथा ST, ये सब DGT के अंदर है, सभी DGT के अंदर है। हम सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। है ना, ये AICT तो अलग है। इसके कुछ पार्ट्स आए हैं, कुछ पॉलिटेक्निक्स में इंप्रूवमेंट्स के लिए DGT के द्वारा कुछ सपोर्ट दिया गया है। उनके कोर्सेज DGT नहीं चलाता है। स्कीम का मतलब ये नहीं हुआ कि उनके कोर्सेज हम चलाएंगे, नहीं। पॉलिटेक्निक के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, नए कोर्स बनाने के लिए, हॉस्टल फैसिलिटीज अलग अलग, तो इस तरह का कुछ हेल्प DGT के द्वारा दिया गया है। तो एक स्कीम है उसमें। तो STRIVE, स्ट्राइव, अभी आप लिख ले, थोड़ा थोड़ा हम सबको बताएंगे क्या स्कीम है, कब शुरू हुई थी, क्या उसका उद्देश्य है, कैसे चलते हैं। ये STRIVE, स्ट्राइव, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो स्ट्राइव ही आप लिख लें, यानी एक तरह से ये भी अपग्रेडेशन की स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जाती है, अभी भी चल रही है। ये स्ट्राइव स्कीम ये ITIs या NSTI के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ये स्ट्राइव की स्कीम चल रही है। हो गया, मिटा दें इसको। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, प्रायर लर्निंग का मतलब पूर्व सीख, जो पहले से आपने सीखा है उसको पहचान, पूर्व सीख को पहचान, सीख को पहचान। NSQF आने के बाद ये शुरू हुआ है और ये इम्प्लीमेंट भी होता है, DGT से इम्प्लीमेंट भी करता है, और इसे शॉर्ट में RPL कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पूर्व सीख को पहचान। स्किल स्कीम फॉर NE स्टेट, NE यानी नॉर्थ ईस्टर्न, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए कौशल की योजना। स्किल स्कीम फॉर NE स्टेट, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए कौशल की योजनाएं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए कौशल की योजनाएं। कल मैंने बताया था, फिर भी इसमें भी ये कुछ चेंजेस हुए हैं। अप्रेंटिस स्कीम, अप्रेंटिस की स्कीम या शिक्षुता प्रशिक्षण की स्कीम, जो कि आप जानते ही हैं, कल बताया भी था। NAPS, NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना।
राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, या सिंपल इसे नैप्स भी कहते हैं, NAPS, नैप्स ये तो आप जानते ही हैं, नैप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, शिक्षुता, शिक्षुता, कल मैंने बताया था आपको, शिक्षुता। तो शिक्षुता थोड़ा बोलने में भी टफ होता है, समझने में भी टफ होता है, तो इसलिए जनरली उसको अप्रेंटिस ही बोल देते हैं। हिंदी में भी अप्रेंटिस ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी उसकी शाब्दिक जो हिंदी है वो शिक्षुता ही है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, मिटा दे, क्या नंबर था देख लेंगे। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, द्विआयामी परीक्षण, द्विआयामी, ये द है, द्विआयामी प्रशिक्षण, द्विआयामी यानी ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अगला आप लिख लें, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, AVTS के नाम से इसको जाना जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेस एडवांस जो चलते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, AVTS, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, एडवांस। अगला आप लिख लें, वोकेशनल, सॉरी VOCA, वोकेशनल अपग्रेडेशन स्कीम, वोकेशनल अपग्रेडेशन स्कीम, व्यावसायिक उन्नयन योजना। अपग्रेडेशन का मतलब उन्नयन, तो व्यावसायिक उन्नयन योजना, वोकेशनल अपग्रेडेशन स्कीम, व्यावसायिक उन्नयन योजना। आगे फ्लेक्सी MU, फ्लेक्सी MU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MU, फ्लेक्सी, फ्लेक्सी MU, फ्लेक्सी FLEXI, FLEXI, फ्लेक्सी MOU, यानी फ्लेक्सी का मतलब लचीला, लचीला सहमति पत्र, फ्लेक्सी MU, ये भी एक योजना है DGT की, फ्लेक्सी MU, फ्लेक्सी MU। हाँ अभी बताऊंगा मैं, पहले आप लिख लें, मैं सबको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जिससे अब कोई पूछे आपको तो आप बता सके। मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्लेक्सी MU, लचीला सहमति पत्र, फ्लेक्सी MU ये भी एक स्कीम है DGT की जो इंडस्ट्रीज के लिए होती हैं। तो फ्लेक्सी MU, और मिटा दें इसको, ऊपर लिखता हूं। अगला तो कल मैंने डिस्कस किया ही था, ये भी एक स्कीम है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कल हमने काफ़ी डिस्कस किया इस पर। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क
राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना, ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम 2013 में, जैसा मैंने बताया था, एक गजट के द्वारा। गजट की हिंदी है राजपत्र। उस दिन कोई पूछ रहा था ना गजट की हिंदी, तो गजट की हिंदी होती है राजपत्र। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, हाँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एक तरह से आप कहें, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही, किसी मिनिस्ट्री के द्वारा ही होते हैं। इवन दो कोई अगर डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट भी अगर कोई गजट इशू करता है तो वो मिनिस्ट्री का ही नाम देगा कि ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ सो। उसमें देखिए आप न्यूज़पेपर में भी आता है, ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाता है। तो भारत का राजपत्रित गजट, हाँ कोई संशोधन होता है, कोई नया रूल बनता है, कोई नई स्कीम आती है, कुछ भी नया होता है या पुराने में कोई संशोधन होता है तो राजपत्रित एक गजट पब्लिश होता है। तो राजपत्र उसे बोलते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक तरह से आप कहें गवर्नमेंट्स का होता है। तो एनएसक्यूएफ ये एक क्या एनएसक्यूएफ है, ये तो हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ आईटीआई, ये भी एक स्कीम थी। ग्रेड यानी क्रमबद्ध, आईटीआई को क्रमबद्ध करना या सूचीबद्ध करना, एक है कि क्वालिटी के अनुसार कौन अच्छी आईटीआई है, उसके बाद एक क्रमबद्ध। तो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई का एक स्कीम भारत सरकार यानी डीजीटी के द्वारा ये स्कीम चलाया जाता है, ग्रेडिंग ऑफ आईटीआई। और लास्ट है स्किल स्कीम फॉर 47 LWE फॉर 47 LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। स्किल स्कीम फॉर 47 LWE। LWE का मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का मतलब नक्सलवाद, नक्सलवाद। तो 47 नक्सलवाद प्रभावित जिलों में कौशल की योजना, 10 स्टेट में है ये, जहां जहां नक्सल का प्रभाव है, तो वहां पे वहां के बच्चों के लिए 47 नक्सलवाद प्रभावित जिलों के लिए कौशल की योजना। और भी कोई नई योजनाएं होंगी अभी 1-2 साल में, अगर कोई नई आई होंगी ऐसे, तो उसका विवरण अभी वेबसाइट पे नहीं आया होगा डीजीटी के। तो डीजीटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो इन योजनाओं का विवरण आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो स्किल स्कीम फॉर 47 LWE इसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, यानी नक्सलवाद प्रभावित जिलों के लिए कुछ स्किल की योजनाएं चल रही थी, 2019 तक खत्म होने वाली थी, बट इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये स्कीम है। हो गया, कितना हो गया टोटल? 15। तो ये 15 योजनाएं मेन है जो स्कीम डीजीटी के द्वारा चलते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसको क्या है ये योजनाएं, जिससे आपको पता हो कब ये शुरू हुई थी और कब खत्म हुई या अभी भी चल रही हैं। तो ऐसा करके जो भी योजनाएं हैं, तो उसमें पहला है अपग्रेडेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ 1396। ये 2007 में इस योजना का शुरुआत हुआ था, 2007। उस समय DGET था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के द्वारा। और ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है, यानी विश्व बैंक पोषित,
वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यानी विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक की सहायता से। यह विश्व बैंक पोषित परियोजना थी, विश्व बैंक पोषित परियोजना थी ये, और इसके 1396 स्कीम का नाम ही पड़ गया। एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से इतनी आईटीआई को 1396 आईटीआई का सिलेक्शन किया गया था। ये सभी स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी यानी 31 टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के इन आईटीआई का सिलेक्शन किया गया था। तो इसलिए इस स्कीम का नाम ही 1396 पड़ गया। अपग्रेडेशन ऑफ 1396 कोई कोड नहीं है, नंबर ऑफ आईटीआई है। और इसमें से 1227 इतनी आईटीआईज को ये स्कीम के द्वारा लाभ मिला या इनको वित्तीय सहायता दी गई। फाइनेंशियल असिस्टेंट 1227 आईटीआईज को दिया गया। इस स्कीम का क्या था? इस स्कीम का मेन एम था कि आईटीआई में जो नए कुछ कोर्सेस चले, कुछ नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चले और वह इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से चले। तो ये इस आईटीआई में जो भी वर्ल्ड बैंक्स का हेल्प मिलेगा तो उसका किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ एक पार्टनरशिप करना था। और एक आईएमसी का मतलब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, संस्थान प्रबंधन समिति, शॉर्ट में इसे आईएमसी कहते हैं। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी या संस्थान प्रबंधन समिति, यानी एक सोसाइटी बनाना जरूरी था। 8, 9, 10 मेंबर होंगे उस सोसाइटी में, और इसका चेयरमैन कोई न कोई इंडस्ट्री का हेड होगा, कोई न कोई इंडस्ट्री का हेड इसका चेयरमैन होगा। और इसके सेक्रेटरी उस डिस्ट्रिक्ट की जो मेन आईटीआई है उसके प्रिंसिपल होते हैं। सेक्रेटरी और आईएमसी का जो चेयरमैन है, इन दोनों के साइन से ही वो बैंक से पैसे निकलेगा या जो भी स्कीम बनाई जाएगी जहां खर्चा करना होगा दोनों। और उसमें एक डीजीटी के भी एक मेंबर होंगे। जैसे यहाँ का जो आईएमसी था, यहाँ पे जो बॉयज़ आईटीआई हैं, सहजधारा की जो आईटीआई हैं, दोनों इसके अंतर्गत थी। तो वहाँ के जो आईएमसी के चेयरमैन दोनों के जगह 2 इंडस्ट्रीज के मेंबर थे, 2 इंडस्ट्री के हेड थे, और ये जो प्रिंसिपल थे इसके सेक्रेटरी थे। और यहाँ से एनएसटीआई के जो एक ऑफिसर भी इस 10 की कमेटी होती है, तो 10 कमेटी में होते हैं। तो महीने में जो मीटिंग होती थी, तो मेन एम इसका ये था कि आईटीआई और इंडस्ट्री के साथ एक पार्टनरशिप हो, और इंडस्ट्री का जो चेयरमैन होगा वही, इंडस्ट्री का जो हेड होगा वही आईएमसी का चेयरमैन होगा। कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड नए कोर्सेस, एडवांस कोर्सेस, या जो आईटीआई में ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं उसके कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स मंगाने हों। इसमें कोई बिल्डिंग नहीं बनाना था, कि बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये नहीं था, केवल इंफ्रा, और वो भी कम से कम मशीन इक्विपमेंट पर खर्चा कम से कम हो। हाँ, कुछ कोर्सेस नए डिज़ाइन करना है, अप्रूव कराना है, नए इंस्ट्रक्टर्स रखने हैं अडॉक बेसिस पे, तो उन सब के लिए एक आईएमसी से मिलके वो चेयरमैन, प्रिंसिपल और वो कमेटी जो 10 की होती थी, जो सोसाइटी बनी, वही इसको करती थी। इसके लिए गवर्नमेंट इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रत्येक आईटीआई को 2.5 करोड़ 2.5 यानी 2.5 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन, इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, इन सभी आईटीआईज को जब ये आईएमसी बन जाएगी और वो एक जो आईएमसी बन जाएगी और आईएमसी का चेयरमैन और सेक्रेटरी और सभी मेंबर्स मिलके एक प्लान बनाएंगे जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान, संस्थान विकास योजना, कि आप कौन कौन से कोर्सेज चलाएंगे, क्या आपकी स्कीम है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा,
तो ये जब पूरे प्लान सेंटर को जमा की जाती थी, ये 1396 डीजीटी में उस समय 2007 में एक अलग से, जैसे मैंने आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बताया था ना कि ये सीएफआई है, ये आईटी सेक्शन, ये टीटी सेल है, ये सेल है, तो एक 1396 सेल ही बन गया था जिसके हेड ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वह सेल इस पूरे इंडिया के स्कीम को मॉनिटर करता था, और जब वो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान, संस्थान का जो प्लान वहां आ जाता था, तब फिर ये लोन उनको दे दिया जाता था। 2.5 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन 10 साल के लिए, उसको जमा नहीं करना है 10 साल के लिए, यानी 2007 से लेकर 17 तक आप उस पैसे को, कुछ पैसे को आप फिक्स भी कर सकते हैं और कुछ पैसे को आप वहाँ मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने में, कोर्सेस को अपग्रेड करने में, इंस्ट्रक्टर्स की तनख्वाह देने में, और भी जो भी एसेसरीज हैं, यानी अपग्रेडेशन के लिए आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। 10 साल के बाद 20 साल के इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये लोन वापस करना है। यानी ये लोन उस इंडस्ट्री का जो हेड है, यानी जो आईएमसी का चेयरमैन है, उसको मिलता था और वही रिस्पांसिबल होता था कि इसको वापस करें। इसके अंतर्गत अभी स्कीम तो चली रही है। अब ये लोन का जो 17 के बाद फिर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो आईएमसी के चेयरमैन हैं उनको वो लोन देना है। बट जो स्कीमें चल रही थी, आज भी आईटीआई में जो कोर्सेज चल रहे हैं वो आईएमसी से चलते थे, बट अब वो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से ये कोर्स अब भी चलते हैं। तो ये 1396 स्कीम थी। इसमें इतना नियर अबाउट 3500 करोड़ का जो रीइंबर्समेंट या ये पैसा इतने आईटीआई को 1227 मैंने बताया, स्कीम तो इतने के लिए थी, लेकिन 1227 1227 आईटीआई को, क्योंकि और में आईएमसी नहीं बन पाया, इंडस्ट्री पार्टनर्स नहीं मिल पाए, या फिर उनका डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाया, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उनको नहीं मिला, बट इतने को मिला और इतने को ये दिया गया। यहाँ भी उत्तराखंड में 4 या 5 आईटीआई हैं। यहाँ का ये बॉयज़ आईटीआई सहजधारा में था और रुद्रपुर में है, नैनीताल में, दूसरे जगहों पे ये कोर्सेस चल रहे हैं। चलिए, हाँ जी, कोई डाउट? चलिए, दूसरा, अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई टू एमआईटीआई। इसके लिए हर स्टेट की एक आईटीआई को सेलेक्ट किया गया था। इस स्कीम को भी 2010 के आसपास ये स्कीम डीजीटी के द्वारा चलाया गया था। 2010 में 9 या 10 के आसपास इस स्कीम को चला था। एग्जैक्ट वेबसाइट पर भी डेट अभी नहीं है, बट 9-10 में ये स्कीम चली थी। और ये भारत सरकार के असिस्टेंट से है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट नई स्कीम है। और हर स्टेट के एक आईटीआई को, जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार के आईटीआई को सेलेक्ट किया गया था, और इसी तरह से 27 स्टेट की 27 आईटीआई, 27 आईटीआई फ्रॉम 27 स्टेट। हरिद्वार, हल्द्वानी नहीं, हरिद्वार है। एमआईटीआई का कल, अरे यार वो तो एमआईटीआई डीजीटी का नाम है इंस्टीट्यूट का, कंफ्यूज मत करो आप। वो डीजीटी ने 4 एमआईटीआई अपने कंट्रोल में बनाया था। उसमें एक हल्द्वानी था और एक जोधपुर, चौद्वार और कालीकट। ये 4 जो एमआईटीआई थे, ये 1977 के आसपास 4 एमआईटीआई, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जितने आईटीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, तो डीजीटी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 4 एमआईटीआई यानी मॉडल आईटीआई बनाया, ठीक है ना। तो वो 4 एमआईटीआई मॉडल आईटीआई बनाया, और मैंने कल ये बताया कि 2015 में इसको तो भूल गए, 2015 में जितने भी एमआईटीआई थे उनको एटीआई में, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया गया, और 2018 में सब एनएसटीआई हो गए।
सब NSTI हो गए। ये भारत सरकार की एक स्कीम है। हर स्टेट के एक ITI को उन्होंने सेलेक्ट किया कि इसको हम मॉडल ITI बनाएंगे। उसका नाम नहीं चेंज किया, उनका नाम हरिद्वार ITI का नाम आज भी हरिद्वार ITI है, लेकिन उनका अपग्रेड किया कि एक मॉडल ITI यानी उच्च ITI के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग, कुछ नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करना, उसके लिए अगर सिलेबस की ज़रूरत है तो DGT से अप्रूव कराना, ये सब पूरी स्कीम उसमें थी। और उस स्कीम के लिए जो भी पैसा खर्चा होगा वो DGT से उनको मिलता था। वो अपनी स्कीम बना के देते थे कि ये स्कीम हमारा इतना पैसा, मतलब पूरे 1 साल का बजट का वो आ जाता था कि आप स्कीम बना के भेजें, वहाँ से पैसे आएगा। तो आप हरिद्वार में जाएं, उस समय जो नए CNC का एक प्रोजेक्ट बना था, CNC की नई मशीन, नए इंस्ट्रक्टर्स, यानी पूरा CNC का उन्होंने सेटअप किया था इस स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम में भी ये जरूरी था कि आप लोकल इंडस्ट्रीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लोकल इंडस्ट्रीज को क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें, और इस इंडस्ट्रीज का इस स्कीम का मेन उद्देश्य था टू सप्लाई द स्किल्ड मैन पावर टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को जो कुशल कारीगरों की आवश्यकता है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये बनाया गया था। और इंडस्ट्रीज के ही सुझाव पर इन कोर्सेज में परिवर्तन भी किया जा सकता है, कोई नए कोर्स चलाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को भी एज ए गेस्ट फैकल्टी हर कोर्स में बुलाया जाता है। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोग्राम है और आज भी चल रहा है। आज भी ये है, कुछ है जो नए कोर्सेज अगर आज भी आते हैं तो गवर्नमेंट असिस्टेंट देती है। ये 27 ITI, हर स्टेट की एक ITI, यानी 27 स्टेट से इन ITI को सेलेक्ट किया गया था। और इसका मेन एम था कि इन ITI को एक उत्कृष्ट ITI या एक्सेलेंट ITI की तरह डेवलप करना, जिसमें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी फैसिलिटीज़, सभी एडवांस मशीन, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हों, और साथ में उस लोकल इंडस्ट्रीज के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, उनका भी सपोर्ट हो, और उनके लिए जो कुशल मैन पावर या सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, उसको भी ये पूरा कर सके। तो उनकी आवश्यकता को देखते हुए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और आज भी ये चल रही स्कीम। हाँ, असिस्टेंट थोड़ा कम हो गया है अब सेंटर का, बट जहाँ जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स रखे गए हैं, वो आज भी कार्यरत हैं। हरिद्वार में अगर कभी आप जाएं ITI में, तो एक अलग से उसका है, मॉडल ITI का उन्होंने एक बनाया हुआ है, उसमें एक विंग है जहाँ उन्होंने इसको डेवलप किया है। चले, अगला क्या है? पॉलिटेक्निक, स्कीम फॉर पॉलिटेक्निक। दो 2017 में 4 स्किल कंपोनेंट, फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री, ट्रांसफर्ड टू MSDE, यानी स्किल के 4 कंपोनेंट 2017 में एजुकेशन मिनिस्ट्री से MSDE यानी कौशल मंत्रालय को ट्रांसफर किए गए। और वो जो ट्रांसफर हुआ उनके AICT डिपार्टमेंट से स्किल मिनिस्ट्री के DGT डिपार्टमेंट में आ गया, यानी DGT में एक विंग खुल गई, एक डिपार्टमेंट खुल गया, जिस आज भी उस डिपार्टमेंट का नाम है स्कीम फॉर पॉलिटेक्निक। एक डिप्टी डायरेक्टर्स या ज्वाइंट डायरेक्टर्स इसको हेड करते हैं स्कीम फॉर पॉलिटेक्निक के लिए। तो इसमें 4 कंपोनेंट थे।
इस 4 कंपोनेंट के लिए डीजीटी या स्किल मिनिस्ट्री पॉलिटेक्निक्स को हेल्प करती थी। तो फर्स्ट था, पहला इनका स्कीम था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 न्यू पॉलिटेक्निक। नए पॉलिटेक्निक के निर्माण के लिए 300 नए पॉलिटेक्निक के निर्माण के लिए डीजीटी हेल्प करेगा या डीजीटी लोन देगा, यानी एमएसडी लोन देगा। और प्रत्येक प्रत्येक पॉलिटेक्निक एआईसीटी से अप्रूव हो और स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त भी हो। प्राइवेट के लिए नहीं है ये, ओनली फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये होगा और स्टेट गवर्नमेंट से भी मान्यता प्राप्त होगा। एआईसीटी के द्वारा ये कोर्सेज जो वहां चलेंगे वो भी अप्रूव होंगे। तो 500 आईटीआई आता है, 500 पॉलिटेक्निक बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट यानी 300 नए पॉलिटेक्निक बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से डीजीटी के थ्रू प्रत्येक पॉलिटेक्निक को 12.3 करोड़ ये इंसेंटिव या ये हेल्प दिया जाएगा। ये कोई लोन नहीं है, ये इंसेंटिव है, यानी दिया जाएगा कि प्रत्येक पॉलिटेक्निक को सेटअप करने के लिए जो 300 का है 12.3 करोड़ का लोन और इंसेंटिव मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट देगा। जमीन स्टेट गवर्नमेंट देगा फ्री ऑफ कास्ट, वो होता ही है जो भी गवर्नमेंट के सेटअप होते हैं। हाँ, अरे मैं आज को खत्म करना चाह रहा हूँ इसलिए तो अच्छा आप तो ये 60 में नोट करिए ना, पूरा क्यों नोट कर रहे हैं? 300 पॉलिटेक्निक बनाना है ऐसा नोट करिए, 300 पॉलिटेक्निक बनाना है। इसके लिए प्रत्येक पॉलिटेक्निक को 12.3 करोड़ लोन एमएसडी के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए जमीन वह राज्य सरकार फ्री में देगी, वो तो होता ही है। यहाँ पर भी 2016-17 में हरिद्वार में एक नया वोमेंस अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर खोलने का हमने प्रयास किया था। तो यहाँ के जो उत्तराखंड गवर्नमेंट थी जमीन देने के लिए एग्री हो गई। तो एनएसटीआई एक वहाँ भी खुलने वाला था, बट बाद में ऊपर हायर लेवल पर क्या हुआ वो स्कीम चली गई, नहीं तो जमीन मिल गई थी उस समय। तो इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन तो राज्य सरकार देता है। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में 12.3 करोड़ एमएसडी देगा और एडिशनल जो खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि और मशीनरी इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कुछ भी खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स देगा। ठीक है। दूसरा इसमें था, चल मिटा दें इसको। दूसरा इसमें था 500 वोमेन हॉस्टल। इन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो दूसरा इसका स्कीम है, उसमें जो पॉलिटेक्निक हैं उस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में महिला पॉलिटेक्निक भी हैं, जैसे सिद्धूवाला में देखिए यहाँ एक महिला पॉलिटेक्निक है। तो वहाँ पे 500 ऐसे पॉलिटेक्निक ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट करना है और वोमेन हॉस्टल महिला छात्रावास के निर्माण के लिए तो सभी को 2 करोड़ दिया जाएगा। पाँच 500 पॉलिटेक्निक में जो ऑलरेडी चल रही हैं, एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी चल रही हैं, नई नहीं, नया खोलने का तो वो अलग है स्कीम। ये दूसरा है जो ऑलरेडी 500
और पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट के अंदर चल रही हैं डिफरेंट स्टेट्स में। हैं? हैं? हाँ, एमएसडी से ही देगा, एमएसडी उनको देगा। ये तो सब हम अपनी स्कीम ही बता रहे हैं ना कि हम उसको देते हैं, फिर उसको हम सुपरवाइज भी करते हैं, कौन से कोर्सेज चलाएंगे, तभी इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्या प्लानिंग होगी, वो सब सुपरवाइज करते हैं। तो 2 करोड़ इनको हम देते हैं महिला छात्रावास के लिए, ये दूसरी स्कीम है। ठीक है। तीसरा है अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग infrastructure of 500 polytechnic। तो 500 पॉलिटेक्निक के जो गवर्नमेंट के अंदर चल रहे हैं, 500 पॉलिटेक्निक जो गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अप्रूव्ड हैं और चल रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग नहीं आएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए ये नहीं है। मेन है जो मशीनें पुरानी हो गई हैं, उन मशीनों को नई मशीनों से या एडवांस मशीन से बदलना। टीचिंग के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये है, प्रोजेक्टर्स है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, और दूसरे जो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनको परचेस करना। तो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट यानी शिक्षण कार्य में, सीखने के कार्य में और परीक्षण में जो नए इक्विपमेंट्स उपयोग होते हैं, उनके खरीदने के लिए ये असिस्टेंट दिया जाता है। और प्रत्येक को 1 करोड़ असेसमेंट, परीक्षण, असेसमेंट, परीक्षण यानी टेस्टिंग के समय जो इक्विपमेंट्स यूज हों, सीखने में जो इक्विपमेंट यूज हों, या सिखाने के लिए जो इक्विपमेंट्स, एडवांस इक्विपमेंट्स जितने भी है, टीचिंग है, जैसे कैमरा है, पावर पॉइंट प्रोजेक्टर्स हैं, या फिर स्मार्ट बोर्ड्स हैं, डीएलपी प्रोजेक्टर्स हैं, तो ये जितने भी हैं, इन सब के खरीदने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। या अगर कोई नया कोर्स आप चलाना चाहते हैं तो उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट खरीद सकते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग और स्टार्टिंग द न्यू कोर्स। तो इसके अंतर्गत 3 इसमें था कि जो पुराने मशीन है उसको आप बदल के नई और एडवांस मशीन खरीद लें। टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट्स के जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनको आप खरीद सकते हैं। और अगर कोई नया कोर्स आप चलाना चाहते हैं कि ठीक है, पुरानी मशीनरी और जो भी आपका ठीक है, 1 करोड़ आपको मिलेगा, उसमें कोई नया कोर्स के मशीन और इक्विपमेंट्स आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ये 3 इसमें था। और इसकी चौथा स्कीम था कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स, अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड, यानी अनसर्व्ड का मतलब वहाँ जहाँ सुविधाएं ना हो, बिल्कुल सुविधाएं ना हो, शिक्षण की जहाँ सुविधाएं ना हो, और अंडर सर्व्ड मतलब कम सुविधाएं हों, या तो सुविधाएं बिल्कुल ना हो या कम सुविधाएं हों। तो ऐसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में आज भी, जहाँ जो भी
विकास होता वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। एसटी या फिर कुछ आदिवासी या फिर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें एक नीति आयोग के द्वारा सर्वे किया गया था ये 2017-18 में। सभी स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अफसरों को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया था, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हें भेजा गया था। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हूँ, मैं भी गया था तेलंगाना के तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ के जो डीएम थे वो फिर 2-3 गार्ड साथ में दिए कि आप सर्वे करके आओ, तो क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसे हैं, क्या है, क्या वहाँ दिया, मतलब स्किल के क्या प्रोग्राम्स वहाँ चल रहे हैं, वहाँ के बच्चों की क्या कंडीशंस हैं, क्या उनको हम सुविधा दे सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज चला सकते हैं। तो उसके लिए ये पॉलिटेक्निक का जो स्कीम आया उसमें कम्युनिटी सर्विस का ये है कि कुछ इनफॉर्मल शॉर्ट टर्म कोर्सेज, यानी इनफॉर्मल कोर्सेज आप चला सकते हैं, इनफॉर्मल शॉर्ट टर्म कोर्सेज, इनफॉर्मल शॉर्ट टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, लघु अवधि और रोजगार दिलाने वाले। अनौपचारिक, लघु अवधि और रोजगार जिससे प्राप्त हो बच्चों को। तो ये स्कीम थी जिसमें 3 महीने से 6 महीने का मैक्सिमम, 6 महीने से ज़्यादा नहीं, के कोर्सेज चलाने थे। ये कोर्सेस उस आईटीआई में, उस पॉलिटेक्निक में चलेंगे जो नियर बाय अगर कोई पॉलिटेक्निक है, नहीं तो उस क्षेत्र का एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। एक सेंटर उस डिस्ट्रिक्ट के उस जगह में, उस क्षेत्र पे जहाँ पे भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उस जगह पे एक कम्युनिटी सेंटर, अभी भी बस्तर में और दूसरी जगहों में कम्युनिटी सेंटर स्किल मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए हैं। तो उस क्षेत्रों में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा और इस कम्युनिटी सेंटर का कंट्रोल वहाँ के पॉलिटेक्निक को प्रिंसिपल है या पॉलिटेक्निक की जो अथॉरिटी है उनको रहेगा कि वहाँ कौन से कोर्सेज चलेंगे, कितने बच्चे आएंगे, किस तरह का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस कम्युनिटी सेंटर का है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ के लिए जो इंस्ट्रक्टर्स जाएंगे, उनका जितना खर्चा होगा वो एमएसडी स्किल मिनिस्ट्री उठाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? पॉलिटेक्निक, जो नियर बाई पॉलिटेक्निक है वो उसको कोऑर्डिनेट करेगा। और फिर उन्हें कहाँ रोजगार दिलाया जा सकता है नियर बाई, या कुछ स्वरोजगार कर सकते हैं तो क्या हेल्प दिया जा सकता है, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, कुछ इंसेंटिव्स हैं। तो इस तरह का एक कम्युनिटी प्रोग्राम भी ये चौथा पार्ट था और ये अब भी चल रहा है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स तो चलता ही रहता है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें काफ़ी, मैं तो गया हूँ, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है दुनिया में, वहाँ टीवी भी कभी नहीं है, कुछ नहीं देखते हैं। तो ऐसे अभी लोग हैं बहुत रिमोट जगहों पे, और इसीलिए नक्सलवाद भी वहाँ फैल रहा है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो उनके डेवलप के लिए ये प्रोग्राम, तो ये पॉलिटेक्निक की स्कीम है जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया। इसका कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया था कि इसको 1 करोड़ या 2 करोड़ या देंगे। ये पॉलिटेक्निक के डिमांड, पॉलिटेक्निक वहाँ का सर्वे करके जो बताएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा होगा, कौन से हम कोर्स चलाएंगे, क्या उसका एम्प्लॉयबिलिटी होगी, तो उसके अनुसार ये अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो पहले से इसके लिए कोई बजट, जैसे मैंने कहा 12.3 करोड़ नई पॉलिटेक्निक बनाने के लिए, 2 करोड़ वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए, 1 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए, और इसके लिए कोई फिक्स बजट नहीं है, जो आप डिमांड करोगे वो बजट मिलेगा। तो ये 4 स्कीमें थी। स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथनिंग,
स्किल स्ट्रेंथनिंग, STREANGHTEN, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। ये स्ट्राइप का फुल फॉर्म है, यहां से सुन लिया गया है, स्ट्राइप और AI और AV। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट। उद्योगों की गुणवत्ता के अनुसार दक्षता को बढ़ाना, उद्योगों की गुणवत्ता के अनुसार दक्षता को बढ़ाना। स्ट्राइप, ये स्ट्राइप प्रोजेक्ट 2016 में शुरू किया गया था, 2017 से ये इफेक्टिव हुआ। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। $220 करोड़ इसके लिए सैंक्शन हुआ है। और इसके लिए DGT में मैंने बताया था आपको ना, एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की टीम होती है। तो वर्ल्ड बैंक की एक हमारा डिपार्टमेंट है जो वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक म्यूचुअल मीटिंग होती रहती है। जैसा कहा ना कि 2016 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक साल एक मैनुअल बनाने में, कि स्ट्राइप का एक मैनुअल है, इतना 400 पेज का मैनुअल, एक मोटा सा मैनुअल बनता है इसके लिए। सभी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स का जो भी होंगे उसका, जैसे 1396 का भी एक मैनुअल है कि कब कहाँ कैसे पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा उसको क्या क्या करना होगा, क्या एग्रीमेंट साइन करना होगा, इतने डॉक्यूमेंटेशंस, इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सब टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। और हर जो भी पैसा मिलता है आपने क्या किया उसका मंथली फीडबैक देना होता है। तो इसके लिए हर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसा मैंने बताया, हमारा एक डिपार्टमेंट है ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट सेल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर एक होता है NPIU, नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन सेल या क्रियान्वयन कक्ष या यूनिट या सेल बोल लें। तो राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन यूनिट NPIU एक बनती है, एक ज्वाइंट डायरेक्टर इसके हेड होते हैं, और भी 3, पूरी एक टीम होती है। DGT में एक अलग टीम ही पूरा वर्ल्ड बैंक के लिए। राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन यूनिट या सेल, राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन यूनिट। और ये तो वहां पर बैठते हैं सेंटर में, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट्स में, जैसे ITI का में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसी तरह से हर स्टेट डायरेक्टरेट में, जो स्टेट का यहाँ टेक्निकल डायरेक्टरेट है, या ऑफिस साहब का जो है यहाँ सर्वे चौक पे है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी एक SPIU होता है, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, SPIU। अब भी हाथ दांत देखें कि बोर्ड लगा होगा, अगर आप कभी जाएं सर्वे चौक पे, कभी जाएं महिला ITI के साइड में बड़ा सा, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ उत्तराखंड भी लिखा है, और उसके अंदर आप जाएं तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन यूनिट भी लिखा है, और उसके अंदर ये होता है SPIU, स्टेट प्रोजेक्ट
इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जैसे नेशनल प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स में प्रोजेक्ट चल रहा सबको मॉनिटर करेगा। उसी ये स्टेट है, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट यानी राज्य परियोजना क्रियान्वयन सेल, राज्य परियोजना क्रियान्वयन सेल। जो भी आईटीआई में इंप्रूवमेंट्स चल रहे हैं तो उसका ये मॉनिटर स्टेट में करते हैं, यानी उनके स्टेट के जितनी आईटीआई में वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चलते हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस है मंथली, क्या पैसा दिया गया, क्या काम हुआ, ये मॉनिटर करते हैं। ये फिर एनपीआईओ को देते हैं, एनपीआईओ मिनिस्ट्री को देता है और मिनिस्ट्री फिर वर्ल्ड बैंक को देता है। तो मंथली प्रोग्रेस वर्ल्ड बैंक को पता रहता है कि जो मैंने ये 220 करोड़ दिया है ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है और कैसे चल रहा है। तो ये तो प्रोजेक्ट की बात हुई। अब हम स्ट्राइब में आते हैं। तो स्ट्राइब में 3 विंग है, यानी 3 तरह से ये खर्चा किया गया है। ये अभी चल रहा है जैसा मैंने कहा 2017 में 5 साल के लिए स्कीम थी, 22 तक, 2017 से 5 साल के लिए 22 तक थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इसे 2 साल यानी 24 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 2024 तक ये स्कीम है, हो सकता है कंप्लीट नहीं हो तो और बढ़ जाएगी आगे, तो चलता रहता है। बट वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो इनिशियली 5 साल के लिए ही आते हैं और फिर बाद में अगर वो पूरा नहीं होता है तो समय उसका 1-1 साल 2-2 साल करके बढ़ाते रहते हैं। तो पहला इसमें उन्होंने ये किसके लिए है, पहला है इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यानी ये पहली स्कीम वर्ल्ड बैंक की थी जो अप्रेंटिस के लिए है। अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम यानी नैफ्स स्कीम को लागू करने के लिए, नैफ्स इसको लागू करने के लिए एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का इसमें प्रस्ताव है कि जितने एमएसएमई का मतलब, हाँ वेरी गुड, मीडियम स्मॉल और एम का मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज। इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज। तो इनके अलग अलग हैं, जैसे 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ जिसका टर्न आउट होता है। माइक्रो मतलब सबसे छोटा, स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा और मीडियम मतलब मध्यम। तो ये उद्योगों की कैटेगरी है, भारत सरकार ने उद्योगों की कैटेगरी बनाया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, एक समूह, क्लस्टर का मतलब समूह, जिसमें कम से कम 20 इंडस्ट्रीज हों और इसके मॉनिटरिंग के लिए स्टेट का जो प्रिंसिपल होंगे आईटीआई के, वो इसका मॉनिटरिंग सुपरवाइजर बनाए जाएंगे। इनका काम क्या होगा कि ये जो 20 इंडस्ट्रीज हैं, इस इंडस्ट्रीज में नैफ्स की स्कीम को इनको बताना, उनको समझाना और अपने यहाँ नैफ्स में अभ्यर्थियों की यानी अप्रेंटिस के लिए ट्रेनीज को जो आईटीआई पास हैं या जो दूसरे भी हैं, अलग अलग अभी तो बहुत कैटेगरीज हो गई हैं, तो दूसरे हैं सबको उसमें रखना। यानी अप्रेंटिस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने या कौशल मंत्रालय ने इस विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्कीम को चलाया है। यह इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्कीम नैफ्स यानी अप्रेंटिस के
प्रोत्साहन के लिए है, अप्रेंटिस के प्रोत्साहन के लिए है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक क्लस्टर बनाना होगा, और इस क्लस्टर का जो हेड होगा वो अपना ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे, तो इसके लिए इससे 1 करोड़ इस स्कीम के अंतर्गत इस क्लस्टर के हेड को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, जो उसके लिए वो अपने कुछ एक्सपर्ट्स रख सकता है, कुछ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं, कुछ मीटिंग्स बुला सकते हैं, कहीं ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलप के लिए, मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए नहीं है पैसा, मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए पैसा नहीं है। तो नए प्रमोशन के लिए यहाँ भी उत्तराखंड में एक क्लस्टर बना था, अभी चल तो नहीं पाया, बट बना था, क्लस्टर बना था, आगे वो नहीं हो गया, बट दूसरे स्टेट्स में और जगहों पे एक क्लस्टर चल रहा है। तो पहला इसका था, इस स्ट्राइव स्कीम के अंदर पहला था कि नैफ्स के अंतर्गत अप्रेंटिस योजना को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के जो उद्योग हैं, एमएसएमई के उद्योगों में एक क्लस्टर बनाना है, और उस क्लस्टर के हेड को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और वो उस 1 करोड़ को इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है, स्कीम का ये पहला पार्ट था। स्कीम का दूसरा पार्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ आईटीआई। आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलप करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा। इसमें बिल्डिंग भी है, मशीनरी इक्विपमेंट सब कुछ है। तो अलग अलग स्टेट्स को जैसा उनका डिमांड्स हैं, जो भी उनका डेवलपमेंट प्लान्स आया, उनके अनुसार अलग अलग उनको बजट में पैसे दिए जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, आप कभी ये अपना बॉयज़ आईटीआई के अंदर जाइए, गए हैं कभी? यहाँ कोई है उत्तराखंड का जो यहाँ से आईटीआई किया हो? नहीं, उत्तराखंड का यहाँ कोई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कभी आप जाइए इस आईटीआई में। अभी देखिए, पहले तो गेट ही कितना अच्छा बना है, और अंदर आप जाएं, बिल्डिंग पहले कैसी थी, पहले जिन्होंने देखा है, अब कितनी अच्छी बिल्डिंग बन गई है अलग अलग उसमें। तो ये इस स्ट्राइव स्कीम के अंदर अभी पैसा मिला है गवर्नमेंट से, और वो बिल्डिंग बनी है। अब वो मशीनरी इक्विपमेंट्स अभी प्रोसेस में चल रहा है, खरीद रहे हैं। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनएसटीआई। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा भाई, नहीं तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एनएसटीआई, इसमें मशीनरी एंड इक्विपमेंट केवल हैं, बिल्डिंग और वो नहीं रहे। इसके लिए बिल्डिंग नहीं है, इसके लिए केवल एनएसटीआई के कोई मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं। कोई नया ट्रेड आप चलाना चाहते हैं, या पुराने ट्रेड की मशीनरीज को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ एनएसटीआई में देखिए पीएलसी का लैब सेटअप हो रहा है, और वेल्डिंग का लैब। पीएलसी पहले से चलता था तो उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और वेल्डिंग का एक नया लैब सेटअप हो रहा है इस स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत। तो ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, और फिर बाद में ये तो लोन पे मिलता है, लोन के साथ, और लोन फिर भारत सरकार को इसको भरना होता है। चले, हो गया। इसके आगे क्या था? आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जैसा मैंने कल बताया था एनएसक्यूएफ में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको, जो एमईएस या मॉड्यूलर स्कीम 2007 में भारत सरकार या डीजीटी के द्वारा शुरू किया गया था। जो ड्रॉप आउट हैं, हाई स्कूल या 12th के बाद आगे नहीं पढ़ते हैं, जो आईटीआई नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर का काम करते हैं, उनके अंदर योग्यता है, दक्षता है, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए वो एमईएस स्कीम शुरू की गई थी। वो स्कीम तो अभी बंद हो गई, बट एनएसक्यूएफ में ये आरपीएल है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये स्कीम भी वैसे ही है कि अगर आपके पास
स्किल है तो आप एक टेस्ट दीजिए, और टेस्ट दे के अगर आप पास हो गए तो वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, आपको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और डीजीटी ने ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए शुरू किया है, फॉर द इंस्ट्रक्टर्स ऑफ द आईटीआई। आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो या गवर्नमेंट आईटीआई हो, 3 साल से जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, और अगर उन्होंने सीआईटीएस नहीं किया है तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ फीस है, फीस को जमा करके अपना नाम आप रजिस्टर्ड कराएं, और फिर एक ऑनलाइन थियरी एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम डिफरेंट एनएसटीआईज में होंगे, और आप अगर पास हो गए तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अभी यहाँ भी हुआ था आरपीएल का, आरपीएल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पीओटी का भी उसमें होता है, थियरी प्रैक्टिकल लेसन प्लान डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, तो उसके लिए लोग आए थे। तो ये एक एनएसक्यूएफ की स्कीम है जिसके अंतर्गत अगर आपके पास योग्यता है तो आप केवल एग्जाम दे के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम को कहते हैं आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। पहले से आपकी योग्यता है तो उसको मान्यता देना। ये डीजीटी की साइट है, हर 3 महीने बाद, लेकिन अभी आपके लिए तो नहीं होगा, आप तो ऑलरेडी सीआईटीएस कर ही रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है। बट जो 3 साल से कम गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, तो आप इस निम्मी के साइट पर जाएं, जहां पर आपने एग्जाम दिया होगा सेम साइट वही करता है। तो डीजीटी की साइट पर जाके निम्मी की साइट पर जाएं, वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा आरपीएल का भी। अभी तो हर 3 महीने, पहले 3 महीने था, शायद अभी 6 महीने में कर दिया कि हर 6 महीने में उसको भरना होगा। चलिए अगला क्या है आरपीएल के बाद, ट्रेनिंग स्कीम ऑफ एनी स्टेट। हाँ, एनी स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट्स के लिए, जैसा आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही पुअर है। तो 2008-9 में डीजीईटी उस समय एक सर्वे कराया गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट के लिए, जो 7 स्टेट हैं, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, उधर के जो 7 स्टेट हैं, सिक्किम, इन 7 स्टेट्स को एनी स्टेट्स बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य जिसे कहते हैं। तो इन पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के लिए एक सर्वे कराया गया, और उस सर्वे के अनुसार 500 आईटीआई सेटअप करने का एक प्रस्ताव आया, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो डिफरेंट, जैसे आसाम में नियर अबाउट 70 या 80 आईटीआई सेटअप हुई, और दूसरे स्टेट में 500 आईटीआई को सेटअप करना है। यानी आईटीआई का पूरा बिल्डिंग, आईटीआई में कौन से कौन ट्रेड वहाँ चलेंगे, हर आईटीआई के वहाँ के अनुसार जो प्रचलित ट्रेड हैं, कौन सा ट्रेड चलेगा, उस ट्रेड के जितने भी टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हैं वो सब, और उसके लिए जो ट्रेनर होंगे उनकी ट्रेनिंग, ये सब फैसिलिटीज डीजीटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, और सब ट्रेन करके वहाँ फिर ट्रेनिंग कराया गया, जिससे वहाँ के लोकल यूथ को एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम या स्किल की ट्रेनिंग मिले, और वो कुछ अपना रोजगार प्राप्त कर सकें या अपना कोई बिजनेस चला सकें। तो वो स्पेशली फॉर नॉर्दर्न स्टेट के लिए था, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये प्रोग्राम था। चलिए, ये तो प्रोग्राम अब, ये स्कीम अब खत्म हो गई है, अब ये नहीं है उसमें। इसके बाद है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का तो मैंने कल बताया ही था, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 1961 में अप्रेंटिस एक्ट पास हुआ था, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रीज में जो फैसिलिटीज हैं उनका उपयोग करते हुए आईटीआई पास बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था किया गया था, ऑन जॉब ट्रेनिंग मशीन पे, जिससे उनका स्किल बढ़ जाए और उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उनके लिए बढ़ जाए। ये 90, जैसा मैंने बताया था, 73 में, और फिर 1986 में
इस एक्ट में संशोधन करके डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियरिंग्स को भी रखा गया। तो ये स्कीम तो आप जानते हैं, कल मैंने डिटेल्स में बताया था। इसके आगे अब नैप्स है, NAPS नैप्स। ये स्कीम 2014 में शुरू हुई थी और 2016 में इसको लॉन्च किया गया। भाई प्राइम मिनिस्टर, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2016 से स्कीम चल रही है। तो इस स्कीम के अंतर्गत एक NSTI में जो ट्रेड चलते हैं, जैसे ITI में जो ट्रेड चलते हैं या ITI के द्वारा या DGT के द्वारा जो पहले से ट्रेड अप्रूव थे, जो अप्रेंटिस में ट्रेड चलते हैं, उन ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड ट्रेड। जो CTS के ट्रेड चलते हैं और इसी CTS के इक्विवेलेंट जो अप्रेंटिस में ट्रेड चलते हैं उसे ATS ट्रेड कहते हैं। इन ट्रेडों को हम डेजिग्नेटेड ट्रेड्स कहते हैं। लेकिन नैप्स के अंतर्गत जो NSDC के सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, मैंने बताया ना, हर सेक्टर स्किल काउंसिल अपना कोर्स चलाता है, आवरली बेस छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं। उन कोर्स को जिन्होंने किया है या वो कोर्स जो पास किए हैं वो भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं ऑप्शनल कोर्स या ऑप्शनल ट्रेड। नैप्स में ये भी फैसिलिटी है कि अगर इंडस्ट्री चाहे तो 8th और 10th पास्ट, और 10th पास्ट को भी अप्रेंटिस में रख सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक ट्रेनिंग अलग से कराना पड़ेगा, 2-3 महीने बढ़ जाएगा अप्रेंटिस का कोर्स। तो ये इसमें मॉडिफिकेशन करके जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि डेजिग्नेटेड के साथ साथ ऑप्शनल ट्रेड के भी ट्रेनिस कहीं भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या अगर इंडस्ट्रीज चाहे तो 8th और 10th या 12th पास्ट जो कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है उनको भी रख सकता है। और उनके लिए एक स्पेशल ऑन जॉब ट्रेनिंग या कुछ अलग से बेसिक ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग तो उसके लिए TPs होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स भी होते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज इसके लिए होती है, वो करा वो उसमें इंक्लूड करके वो ट्रेनिंग उनको वो कराया जा सकता है। दूसरा, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहां 7 एम्प्लॉइज हैं, 7 एम्प्लॉय यानी 7 एम्प्लॉय जिसके पास है वो अप्रेंटिस रख सकता है। बट जिसके पास 7 एम्प्लॉय हैं उसको ESI और PF का बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन ESI और PF का जो इंडस्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है और कुछ उसकी लिमिट है, शायद 50 एंड एबव है या 39 एंड एबव एम्प्लॉइज हैं, 39 शायद है, 39 एंड एबव एम्प्लॉइज हैं तो आपको ESI और PF का बाउंडेशन होता है। बट अप्रेंटिस के लिए ESI और PF का बाउंडेशन नहीं है, वो रेगुलर जब आप रखेंगे तो होगा। तो पहला तो ये चेंज किया गया नैप्स में, उसके अनुसार इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया। दूसरा, इंडस्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ भी देखिए अप्रेंटिस में रखे गए हैं, ये आते हैं अप्रेंटिस में रखे गए हैं। तो पहले केवल इंडस्ट्रीज के लिए गया था, अब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ कम से कम 7 एम्प्लॉइज हों वो अप्रेंटिस रख सकता है। मिनिमम 2.5 एंड मैक्सिमम 50% ऑफ हिज स्ट्रेंथ। जो भी उसके यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग से हों, एडहॉक पर हों, रेगुलर हों, चाहे जैसे भी हों, सभी कर्मचारियों की टोटल संख्या का वह मिनिमम 2.5 और अधिकतम 15% वो अप्रेंटिस रख सकता है 1 साल के लिए। तो गवर्नमेंट ने तीसरा किया था कि अगर आप अप्रेंटिस रखते हैं, जो इंसेंटिव देते हैं, तो जो भी आप इंसेंटिव देते हैं उसका 25% और मैक्सिमम 1500
आपको वापस गवर्नमेंट दे देगी। जो भी इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट जो इंसेंटिव देता है उसका मैक्सिमम 25%, उसका 25%, मैक्सिमम 1500 रुपया। स्टाइपेंड जो ट्रेनिज को देगा, जो अप्रेंटिस ट्रेनिज को स्टाइपेंड देगा, जो इंडस्ट्री में, जैसे आप अप्रेंटिस में गए तो इंडस्ट्री आपको कुछ स्टाइपेंड देती है ना हर महीने। मान लीजिए आपको 10,000 दे दिया, तो 10,000 का 25% कितना हुआ? 2,500 हुआ ना। तो मैक्सिमम 1,500, यानी 2,500 आपको नहीं मिले, मैक्सिमम 1,500 गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को वापस दे देगा, आपको नहीं। अब इसको खत्म कर रहे हैं, वही में वो भी खत्म हो रहा है। अब ये हो रहा है कि पहले क्या होता था, पहले ये था कि आपको वो 10,000 दे दिया और 1,500 गवर्नमेंट उसके खाते में दे देती थी। अब उन्होंने क्या किया है, अब जो पोर्टल में व्यवस्था किया है कि आपको, यानी जो ट्रेनिज को स्टाइपेंड मिलेगा वो हर महीने 1,500 रुपया कम मिलेगा। हर महीने 1,500 रुपया आप उसको कम दीजिए और वो 1,500 रुपया ट्रेनिज को अब गवर्नमेंट देगी। अब ये प्रोविजन हो गया है। अब आगे ये भी प्रोविजन है, 1,500 भी उनको बंद होने वाला नहीं मिला ना। हाँ, तो ये प्रोविजन अभी जो पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे HL है, BHL है, या फिर यहाँ ONGC हैं, जो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका तो बंद कर दिया है। उसमें 1,500 इंसेंटिव अब नहीं मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं अभी उनका चल रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें क्या हुई कि ये पूरा अप्रेंटिस की जो स्कीम है, नैप्स की जो स्कीम 2016 में जब लागू हुई थी, तो उस समय DGT में, मतलब गवर्नमेंट, DGT तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो DGT के ऑफिसर्स ने इसको स्कीम को बनाया था और पार्लियामेंट से ये पास हुई थी, क्योंकि ये एक्ट है, तो एक्ट तो पार्लियामेंट से पास होगा, तो पार्लियामेंट से इसे पास कराया गया था। ये पूरा मॉडिफिकेशन 1961 का जो मॉडिफिकेशन था, इसे पार्लियामेंट से पास कराया गया। अब पार्लियामेंट से जो पास कराया गया वो 5 साल के लिए था, यानी 16 में हुआ तो 16, 5, 21, अब 2-3 साल तक एक्सटेंड होता रहा, 22-23 तक। अब इसको फिर से अप्रूव कराना है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि अप्रेंटिस का जो इंसेंटिव या जो भी रीइंबर्समेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट को मिलता है या जो ट्रेनिज को मिलता है, ये इन्होंने NSDC को दे दिया है। अब पूरा ये कार्य जो है ऑनलाइन जो था, उन्होंने NSDC को दे दिया। NSDC क्या है? एक प्राइवेट बॉडी है। अब इस स्कीम को अप्रूव तो कराना पड़ेगा ना, अप्रूव कराएंगे तभी तो बजट मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री अब बजट ही नहीं देगा, बोलेगा आप स्कीम अप्रूव नहीं है तो बजट कहां से आएगा? और स्कीम कौन अप्रूव करेगा? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव कराएगा, NSDC तो अप्रूव नहीं कराएगा। तो इसलिए ये स्कीम, अब वो जो इंसेंटिव था उन्होंने बंद कर दिया कि अब आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। हो सकता है स्कीम अप्रूव हो जाएगा तो इंसेंटिव फिर शुरू हो जाएगा। ये तो मिनिमम वेज जो है, मिनिमम वेज से कम नहीं मिलना चाहिए। मिनिमम वेज हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड का 7,600 है, तो इससे कम कोई भी जो भी आपको रखेगा अप्रेंटिस, इससे कम नहीं देगा। तो हरियाणा और जो दिल्ली का ज़्यादा होगा, मेरे ख्याल से 8,000 या 9,000 होगा। हाँ हाँ, अलग अलग भी है, 1 साल 2 साल के जो स्कीम्स है उसके लिए भी अलग है। बट यहाँ का 7,600, बट इंडस्ट्री जनरली 8,000 9,000 से कम नहीं देती हैं। यहाँ भी जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं तो 8,000 9,000 या 10,000 तक का स्टाइपेंड देते हैं। मैंने यहाँ देखा सेलाकुई में काफ़ी इंडस्ट्रीज में मैंने सर्वे किया है, तो 10,000 के आसपास देते हैं। चलिए आगे इसको ख़त्म करते हैं। तो इस नेक्स्ट में और ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट में पहले जो मैंने बताया था, ये अप्रेंटिस में जो सर्वे करते थे, सर्वे करके कितना किसमें रखना है वो पहले DGT से डिसाइड होता था, अब वो ख़त्म कर दिया। स्वेच्छा से आप रखो, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई पनिशमेंट्स नहीं। 2.5 से 15% तक आप रख सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना चाहें आप रख सकते हैं। चले, नेप्स के बाद क्या था?
ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अरे 10:30 हो गया, चलिए फास्ट चलते हैं। ड्यूअल सिस्टम ये 2017 में डीजीटी के द्वारा शुरू किया गया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। यह एक प्रोविजन है कि जो भी आईटीआई में सीटीएस के कोर्सेज चलते हैं वो नियर बाई इंडस्ट्रीज के साथ आप एक एमयू साइन करें, और सीटीएस के जो भी ट्रेड आईटीआई में चल रहे हैं उस ट्रेड का प्रैक्टिकल पार्ट इंडस्ट्रीज में हो, यानी नियर बाई इंडस्ट्री से आप एक एमयू साइन करें। आपके यहाँ आईटीआई में जो सीटीएस में बच्चे 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सपोज जो प्रैक्टिकल पार्ट है 6 महीने, 3 महीने या 2 साल में कम से कम 8 महीने या 10 महीने उस इंडस्ट्री में उनको ट्रेनिंग दे। इंडस्ट्री अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर सकता है जिससे उसका जो प्रोडक्शन वर्क है वो प्रभावित ना हो, वो हैम्पर ना हो, और इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट दोनों मिल के फिर वो टेस्टिंग करेंगे, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और टेस्टिंग का प्रोसीजर से दोनों मिल के करेंगे। इससे विद्यार्थियों को इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर मिलेगा। मेन एम ये है ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का। इसके बाद और क्या है, एडवांस एवीटीएस। एवीटीएस की स्कीम मैंने कहा जैसा बताया था ना, यूएनडीपी पब्लिक आईएलओ 1977 में एटीआई, इसके अंतर्गत एटीआई और 16 आईटीआई में कोर्सेज चले। तो जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हुई, एडवांस मशीनें इंडस्ट्रीज में आ गई, तो इंडस्ट्रीज को भी यह महसूस हुआ कि अब हमें एडवांस स्किल का जिनको ज्ञान हो ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है, यानी हाई क्वालिटी स्किल वर्कर की ज़रूरत है। तो जो इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी सुपरवाइजर्स या वर्कर्स कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी ही ट्रेनिंग के लिए इसी एटीआई में, एटीआई जो 1977 में इनके द्वारा खोला गया था, उसी एटीआई में इस एवीटीएस कोर्स को चलाया गया। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। और ये जो आईटीआई में ऑलरेडी कार्यरत हैं, जो आईटीआई में कार्य कर रहे, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर कार्य कर रहे हैं, उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए, उनको नए मशीनों का ज्ञान देने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस मैक्सिमम 1 महीने का होगा, 1 वीक से लेके 4 वीक तक के, 1 वीक से लेके 4 वीक तक के कोर्सेस चलाए गए। इन कोर्सेस के लिए यहाँ से इंसेंटिव, आईएलओ या यूडीपी से इंसेंटिव मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, या इवन जो ट्रेनीज आते थे उनको भी कुछ टीएडीए मिलता था, इंसेंटिव दिया जाता था। एवीटीएस के कोर्सेज आज भी यहाँ भी देखिए एनएसटीआई में भी चलते हैं कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लेकिन अब वो इंसेंटिव नहीं है, जो पहले मिलता था वो इंसेंटिव खत्म हो गया। तो एवीटीएस के शॉर्ट टर्म कोर्सेज 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के होते हैं। ये इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अब डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या दूसरे भी जो एडवांस स्किल चाहते हैं, जैसे पीएलसी के कोर्सेज यहाँ चलते थे, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज चलते थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज चलते थे, टीवी एंड रेडियो के कोर्सेज चलते, तो इस तरह से शॉर्ट टर्म के कोर्सेज चलते थे, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत चलते थे। हाँ, वो भी कर सकते हैं समर ट्रेनिंग के नाम से। अब यहाँ की फैकल्टी एग्री होगी, उसके पास समय होगा तो कराना चाहे तो हम पहले कराते थे। डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स जो पीएलसी में आते थे, और इवन दो हरियाणा तक के बच्चे आते थे 1-1 महीने में। जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स हमारा बहुत पॉपुलर था, तो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक में तो पूरे 3-4 महीने पैक्ड रहता था ये आपके समर ट्रेनिंग के नाम पे। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, अलग अलग, मतलब 4 हफ्ते तक का मैक्सिमम कोर्स हम चलाते थे। चलिए अगला है वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम
वोकेशनल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग स्कीम, ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है। वर्ल्ड बैंक स्कीम ये 2012 के आसपास चली थी और 17 और 18 में खत्म हुई थी। वर्ल्ड बैंक स्कीम के अंतर्गत सेम 400 ITI, 400 ITIs केवल मशीनरी इक्विपमेंट कोर्सेस को इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इसको बंद कर दो यार। 400 ITIs के कोर्सेस, चलो आ गया, इसको ऑन कर दो। हाँ आ गया। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है जिसमें 500 ITI सेलेक्ट हुए थे। 500 ITI, कोई बात नहीं, बता रहा हूं। 500 ITI इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। इसमें से 400 ITI वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम्स के अंतर्गत आए और 100 ITI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से किया गया। इसमें ओनली कोर्सेस का अपग्रेडेशन था, यानी जितने सिलेबस, नए सिलेबस बनाने हैं, नए कोर्स बनाने हैं, कुछ मशीनरी, ज़्यादा नहीं, कुछ एडवांस मशीन अगर नहीं है तो उनको खरीदना है। तो ये इसके लिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम था और ये अभी भी चल रहा है। और वैसे वर्ल्ड बैंक का स्कीम ये था 22 या 23 में तो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये स्ट्राइप शुरू हुआ, एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तब दूसरा शुरू होता है। तो ये 400 के लिए था, 400 के लिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में ये चलता है। और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जैसा पहले मैंने वर्ल्ड बैंक में बताया था 1396 में या दूसरे में वही होते हैं कि एक NPIU सेंटर में बनेगा, SPIU स्टेट में बनेगा और उनका एक मैनुअल साइन होता है। मैनुअल्स में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि क्या क्या डेवलप किया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा, और वो फिर एक साइन होता है MU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके अनुसार फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये तो पहले भी मैंने बताया था, चलिए इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अब आगे फ्लेक्सी MU, ये बहुत अच्छा कोर्स है। फ्लेक्सिबल MU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्र, सहमति पत्र इसे कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सहमति पत्र। तो जैसे इंडस्ट्रीज को ये डाउट रहता है यार कि जो हमारे यहाँ ITI पास या डिप्लोमा पास आते हैं उनके अंदर तो वो क्वालिटी है, वो स्किल नहीं होती जो हमें चाहिए, या हमारे यहाँ जो ट्रेड चलता है वो तो ITI या पॉलिटेक्निक में कोर्से ही नहीं चलते हैं। तो ये काफ़ी कई बार मीटिंग्स में DGT में शिकायत इंडस्ट्रीज की तरफ से आई, तो DGT ने इंडस्ट्रीज को कहा कि भाई आपके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कुछ कोर्सेज खुद चलाइए, ये कोर्सेज आप खुद डिसाइड करिए, और यह कोर्स मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 2 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए। ऐसा कोर्स आप डिसाइड करें 3 मंथ से लेके, यानी मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर। जो भी कोर्स आप डिजाइन करेंगे उसका ड्यूरेशन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, उसका कंटेंट, थियरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, कितने घंटे पर डे पढ़ाया जाएगा, मतलब जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं ये आपको डिसाइड करना है। आप कोर्स बना के हमें दे दीजिए, हम उसे NCVT से अप्रूव करा देंगे और वो कोर्स NSQF से अलाइन भी करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और आप उसे चलाएं। मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1000 आप ट्रेनिंग ट्रेन कर सकते हैं।
मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1000 ट्रेनीज आप ट्रेंड कर सकते हैं। आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके ट्रेनर होंगे, सब फैसिलिटीज आपकी होंगी, रॉ मटेरियल सब कुछ आप देंगे और इतने को आप ट्रेंड कर सकते हैं। इनका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो समेटिव टेस्ट होगा, सॉरी प्रैक्टिकल टेस्ट और फॉर्मेटिव टेस्ट होगा वो आप लेंगे, लेकिन इनका थियोरेटिकल टेस्ट डीजीटी लेगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो भी आप ही लेंगे, लेकिन डीजीटी के फॉर्मेट के अनुसार इनकी टेस्टिंग होगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन थे। तो कुछ इंडस्ट्रीज आगे आई, 15-20 इंडस्ट्रीज हैं इसमें, आज भी ये कोर्स चलता है, बहुत प्रचलित कोर्स है ये। तो इंडस्ट्रीज, हाँ इंडस्ट्री में ही चलता है, इंडस्ट्री ही इस कोर्स को बनाता है, इंडस्ट्री कोर्स का नाम भी रखता है, सब कुछ इंडस्ट्रीज के लिए है, बट केवल उसका लास्ट में थियरी जो टेस्ट होगा वो डीजीटी कराएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट भी इंडस्ट्री लेता है, लेकिन फॉर्मेट डीजीटी का होता है, तो पूरा डीजीटी का, और सर्टिफिकेशन डीजीटी के द्वारा होगा लास्ट में। सर्टिफिकेशन भी डीजीटी का ही होगा, वो सब कराएंगे। और इसमें एक फाउंडेशन ये है कि जिनको आप ट्रेंड करेंगे एटलीस्ट 60% को आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। ये फाउंडेशन है कि अगर जिसको आप ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करने के बाद अगर 60% को आपने नहीं दिया तो फिर ये टर्म्स आपके हटा दिए जाएंगे। इनिशियली 3 साल के लिए उनको ये एमयू पर साइन होता है, इनिशियली यह एमयू 3 साल के लिए साइन होता है और फिर इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाँ 60% जो भी ट्रेनीज ट्रेंड करते हैं उनको रोजगार देना होगा, उनको कम से कम 60, ज़्यादा दे सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 60% को तो देना ही होगा। तो इसमें एक एम्प्लॉयमेंट की एक गारंटी होती है, जैसे DDGKY में है NSDC का जो DDGKY कोर्स है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है DDUGKY, उसमें भी 60% एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी होता है। कैप्टिव एक एम्प्लॉयमेंट योजना आई है, उसमें भी जरूरी है एम्प्लॉयमेंट देना। तो ये इनका होता है। इन्हें हम जो इंडस्ट्रीज इन कोर्सेज को चलाते हैं उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर, ITP, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर ITP। तो ये ITP बनते हैं जो कि उनको एक MU साइन करना होता है DGT का कि आप कौन सा कोर्स चलाएंगे। कोर्स का पूरा डिटेल जब बन जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, NSQF से अप्रूव हो जाता है, तब ये MU साइन होके और फिर वो कोर्सेज चलाते हैं और फिर मॉनिटरिंग DGT करता रहता है कि कितने आपने ट्रेनिंग रखा है, कितने साल का आपका ड्यूरेशन है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सब मॉनिटरिंग DGT के द्वारा किया जाता है। फ्लेक्सी MU ये है। चले इसके बाद नेक्स्ट NSQF तो मैंने बता ही दिया है, NSQF में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, NSQF आगे आएगा ही, 12वां चैप्टर तब फिर हम डिस्कस करेंगे। ग्रेडिंग ऑफ द ITI इसके बाद है, ग्रेडिंग ऑफ द ITI 2017 में शुरू किया गया था। DGT ने 2017 में ग्रेडिंग ऑफ द ITI शुरू किया, जिससे कि ITI की एक उनके क्वालिटी के अनुसार एक ग्रेड बनाया जाए कि कौन सबसे अच्छी ITI है, उसके बाद। तो जैसा आप जानते हैं अभी ऑलमोस्ट 14,900 के आसपास ITI हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। तो इसमें से इन ITI में से 500 ITI ऐसा सेलेक्ट किया जाए जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, अच्छी ट्रेनिंग चलती हो, इंस्ट्रक्टर्स उनके अच्छे हों और इनको स्टार रेटिंग देना। इनको स्टार रेटिंग देना है, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो,
ट्रेनिंग अच्छी हो, प्लेसमेंट अच्छा हो, इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हों, हर तरह से अच्छा हो, तो इनको एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सेलेंट माना जाएगा और स्टार रेटिंग दिया जाएगा। एक बेंच मार्किंग इन्होंने बना दिया डीजीटी ने कि स्टार रेटिंग 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार रेटिंग बनाया। तो पहले क्रम में इन्होंने 5000 ITI को ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग का एक लिस्ट उन्होंने बनाया था कि क्या है क्या नहीं है, एक चेकलिस्ट बनाया था। उस चेकलिस्ट के आधार पर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ ITI में क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, यानी कमियां भी उन्होंने बताया कि आपके ITI में ये कमी है, इसको आप सुधारें तो अगले लिस्ट में आएगा। तो पहली ग्रेडिंग जो हुई वो ऑलरेडी DGT की वेबसाइट पर है। दूसरा इन्होंने ग्रेडिंग भी कराया, वो भी 2021 में इन्होंने 2021 में ग्रेडिंग का जो रिजल्ट था वो DGT के वेबसाइट पे डाल दिया है। और उसमें कुछ ITI, सभी तो नहीं, कुछ ITI जो है ग्रेडिंग में या स्टार 3 तो किसी को नहीं मिला, शायद 2 या 1 रेटिंग में कुछ हैं, और जो कमियां हैं उनको उन्होंने बता दिया। हाँ, तो ये ग्रेडिंग ऑफ दी ITI, उसका ग्रेडिंग करने के लिए ये था। लास्ट LWE, बिल्कुल LWE यानी नक्सलवाद 47 डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, वहाँ के बच्चों के लिए, यानी जो अनाथ बच्चे हो गए हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं, या और भी परिवार जो इससे पीड़ित है, जो अपने घर बाग छोड़ के दूर चले गए, तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक सर्वे कराया, और वहाँ पे वहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में 47 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 47 डिस्ट्रिक्ट्स 10 स्टेट्स में हैं, 10 राज्यों के अंतर्गत ये 47 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं। इस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक ITI सेटअप करने का प्रोविज़न शुरू किया गया। ये स्कीम 2012-13 में शुरू हुई थी और अब भी चल रही है। 2019 में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। तो 2012 और 13 में इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत नक्सलवाद से प्रभावित इन 47 जिलों में जो 10 स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं, एक ITI का सेटअप करना था, और उस ITI में छात्रावास भी होगा, बच्चों के रहने की भी सुविधा होगी, उनके खाने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी, और उनके पढ़ाई लिखाई रहने सब पूरी व्यवस्था उसमें की जाएगी। इंस्ट्रक्टर्स भी इसके लिए अलग से नियुक्त किए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी फैसिलिटीज दी जाएगी। वहाँ पे जो लोकल ट्रेड पॉपुलर है उसी में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यह सुविधा होगी। जो नक्सल अफेक्टेड हैं, परिवारों से कांटेक्ट किया जाएगा। पहले डरते थे लोग, आते ही नहीं थे, तो धीरे धीरे इनको मोटिवेट किया गया कि भाई आप पढ़ो रहो, खाने की भी सुविधा है, सब दिया जाएगा आपको। तो फिर और उनकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो कहीं न कहीं किसी इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियों ने इंटरेस्ट लिया इसमें, उनको किसी न किसी लोकल इंडस्ट्रीज़ में उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की भी कोशिश किया जाएगा। तो ये नक्सल अफेक्टेड प्रभावित डिस्ट्रिक्ट के लिए ये योजना 12-13 में शुरू की गई थी। सभी ITI बन गई हैं, कुछ ITI नहीं बनी थी 2019 तक, अब बन गई होंगी वो भी। तो इस स्कीम को आगे भी बढ़ा दिया गया है, और इसमें जो बच्चे अब तो ज़्यादा आ रहे हैं, पहले ITI में 2, 3, 4 मुश्किल से बच्चे होते थे, वो भी डर से नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे नक्सलवाद ख़त्म हो रहा है तो इन ITI में बच्चों की संख्या भी अच्छी हो रही है, और लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इन्हें ट्रेनिंग के बाद एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिस नक्सल अफेक्टेड बच्चों के लिए। तो चलिए, मैंने 60 में बताया, बहुत कुछ आपको याद रहेगा, 10% भी याद रहेगा तो बहुत है। कम से कम नाम तो याद रखिए कि ये स्कीम का नाम है। कल कोई आपसे पूछे कि कौन कौन सी DGT में स्कीमें हैं तो आप बता सकें। हाँ, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं? ओके, थैंक यू। चलिए, कल तो शायद आप लोगों का प्रोग्राम है, देखते हैं अगर कल टाइम मिलेगा, नहीं तो फिर बंद कर दीजिए इसको।